Hello friends, welcome to the IDT amendment lectures for the November 2020 examination. As you must be already knowing, for November 2020 attempt examination, all the legislative amendments which have taken place up to 30th April 2020 that would be applicable. अब वो अमेंडमेंट चाहे आपकी एक्ट की अमेंडमेंट्स हो, रूल्स की अमेंडमेंट्स हो या फिर वो अमेंडमेंट्स बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स हुई हो, दैट एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन. एंड जो अमेंडमेंट लेक्चर्स में हम आपके साथ बेसिकली अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं, द स्कोप ऑफ दीज अमेंडमेंट लेक्चर्स विल बी अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 1st November 2019 टिल 30th April 2020. So far as act is concerned, be very clear. Finance Act 2019, which has been made effective from 1st January 2020, that would be applicable for November 2020 examination. Finance Act 2019. ठीक है जी, this has been made effective from 1st January 2020 and this has made lots of amendment into CGST Act and IGST Act. तो वो जो भी अमेंडमेंट CGST Act और IGST Act में हुई बाय फाइनेंस एक्ट 2019 दैट वुड बी एप्लीकेबल, दैट वी वुड बी कवरिंग. हाउएवर आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी हैं जो फाइनेंस एक्ट 2019 ने की लेकिन उनको टिल डेट जो है वो इफेक्टिव नहीं किया. दे आर सर्टेन अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 बट उनको इफेक्टिव नहीं किया गया टिल 30th April 2020. और ऐसी जो भी अमेंडमेंट्स हैं जो फाइनेंस एक्ट 19 ने करी बट 30 अप्रैल 2020 तक इफेक्टिव नहीं करी, वो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट एंड पार्सल नहीं होगी, तो अकॉर्डिंगली उनको हम कवर नहीं करेंगे. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, सेक्शन 50 ने इंटरेस्ट को लेकर के कुछ अमेंडमेंट करी है बट अगेन टिल 30th April 2020 इट हैज नॉट बीन गिवन इफेक्टिव. सेक्शन 50 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन को लेकर के की गई है बट वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाएगी. ऑल्दो ऑन अ सेफ साइड जस्ट मैंने उसको भी इस अमेंडमेंट बुकलेट में कवर किया है पर वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाएगी. Also, there are certain amendments into section 95, 102, 103, 104, 105, 106, all relating to the chapter of advance ruling. पर अगेन दिस हैव नॉट बीन गिवन इफेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली ये भी नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछी नहीं जाएंगी. So far as custom is concerned, Custom Act 1962 as well as Custom Tariff Act 1975, इन दोनों में ही फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंडमेंट की गई है. बट लेट मी टेल यू, फाइनेंस एक्ट 2019 ने कस्टम्स रिलेटेड जो अमेंडमेंट करी वो बेसिकली उन चैप्टर्स में करी जो चैप्टर्स आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं आते हैं, तो अकॉर्डिंगली उन अमेंडमेंट्स का आपके एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है. तो so far as custom and custom tariff act is concerned, you need not worried about any further amendment for your November 2020 examination. And where comes to the matter of foreign trade policy 2015-20, तो बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है. बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो एज इट इज गवर्नमेंट ने जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी है टिल 31st March 2021 एज इट इज. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी आपके पास एज सच कोई अमेंडमेंट पढ़ने लायक नहीं है. हाँ, दो माइनर अमेंडमेंट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में विच आर गिवन इन द मॉड्यूल ऑल्सो, तो सेल्फ स्टडी बेसिस पर भी आपको समझ आ सकती है, उस पर आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट द amendments relating to the act. I am repeating, Finance Act 2019 is applicable and Finance Act 2019 में basically CGST and IGST Act को लेकर के जो amendments till 30th April 2020 effective कर दी गई है वो amendments हम लोगों को जो है वो study करनी है. When it comes to the matters of amendments of rules, तो there are many amendments into the rules made effective immediately, तो वो सब amendments जो होगा वो हम cover up करेंगे. There are certain notifications like RCM के notification में amendment हुई है, that is applicable, we are going to cover. Then CBIC has issued certain important circulars, so that also we are going to cover. Let me tell you, there are certain amendments which are straight away kept out of the scope of the syllabus by the ICI. Let's have a look at those amendments also which have taken place, but ICI has deliberately kept those amendments out of the scope of your November 2020 examination. Amendments which are not applicable for November 2020 examination. First point to remember is Finance Act 2020 is not applicable. Finance Act 2020 is not applicable. As I just told you, Finance Act 2019 is applicable. Finance Act 2020 related any amendment is not applicable.
Further, ICI has clarified that Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme 2019, which was introduced by Chapter 5 of Finance Act 2019, that is also not applicable for the examination of November 2020. Third point to be taken care of, staggered due dates for return filing. Staggered due dates for a return filing. My dear friends, you must be knowing GSTR 3B, which is the return for the normal taxpayer. GSTR 3B. What is the due date? It is to be filed on monthly basis and due date is 20th. But considering the last minute load issue on the GST portal, गवर्नमेंट ने रिसेंटली में क्या किया, GSTR 3B की ड्यू डेट जो थी वो स्टैगर्ड कर दी. GSTR 3B की जो ड्यू डेट्स प्रैक्टिकली आज की डेट में चल रही है, दैट इज मंथली बेसिस पर GSTR B फाइल की जानी है बाय टैक्स पेयर्स. इफ द टैक्स पेयर इज अ लास्ट टैक्स पेयर जिसका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा, उसकी ड्यू डेट तो 20th थी एंड 20th ही रिटेन की गई. लेकिन दो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था इन द प्रीसीडिंग ईयर, उनके लिए ड्यू डेट जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई. इफ यू आर अ टैक्स पेयर लोकेटेड इनटू सम पर्टिकुलर स्टेट, तो आपके लिए ड्यू डेट 22 कर दी गई. एंड इफ यू आर अ टैक्स पेयर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स, तो आपके लिए ड्यू डेट जो थी वो 24 कर दी गई. सो अर्लियर ड्यू डेट जो थी वो सबके लिए मंथली बेसिस पर 20th थी, सबके लिए सेम ड्यू डेट थी. बट लास्ट मिनट लोड आता था, टैक्स पेयर लास्ट मिनट पर रिटर्न फाइल करते थे और पोर्टल पर लोड आता था, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग पोर्टल की हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते थे, तो उन्होंने ड्यू डेट्स को स्टैगर्ड कर दिया. बड़े टैक्स पेयर्स के लिए 20th ही रखा, बट छोटे टैक्स पेयर अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर वालों के लिए उन्होंने ड्यू डेट 22 कर दी या 24 कर दी, डिपेंडिंग अपॉन टैक्स पेयर कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है. नाउ दीज स्टैगर्ड ड्यू डेट्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, बट ICI has kept these due dates out of the scope of the syllabus. So for the purpose of examination, whatever you are going to write is as per your previous understanding कि GSTR due date is monthly basis 20th. Further, what is not applicable is amendments made for providing relief during this pandemic. तो कोरोना की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन लॉज में बहुत जगह रिलीफ दिए. सो फार एज GST इज कंसर्न, क्योंकि कंप्लायंसेस टैक्स पेयर अब टाइमली नहीं कर पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जो था वो टैक्स पेयर को लेट फीस से रिलेटेड जो है वो रिलीफ दिया. फर्दर इंटरेस्ट को लेकर के भी उन्होंने रिलीफ दिया और उस सब के लिए उन्होंने कंसर्न नोटिफिकेशन इशू किया. बट ऑल दीज अमेंडमेंट्स विच आर रिलेटिंग टू रिलीफ प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, दैट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस की स्टूडेंट लेवल पर इनको जो होगा वो टेस्ट नहीं किया जाएगा. And the last to mention which has been kept out of syllabus is basically, as you must be knowing, state of J&K earlier gone by the special provision पर हमने state and J&K को ultimately इंडिया का पार्ट एंड पार्सल जो है वो बना दिया. और हमने स्टेट ऑफ J&K को क्या किया, हमने दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी में जो है वो डिवाइड कर दिया. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस इज ऑल गोइंग थ्रू इनटू द मीडिया. तो J&K जो स्टेट था उसको अपने प्रॉपर कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने दो सेपरेट यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया. वन इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, द अदर इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. दिस हैज बीन डन थ्रू पासिंग एन एक्ट नॉन एज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. इसमें से J&K की जो यूनियन टेरिटरी है, दैट इज द यूनियन टेरिटरी विद इट्स ओन लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट गेट्स द स्टेटस ऑफ डीम्ड स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ GST. So far as the other union territory Ladakh is concerned, this is a union territory without legislature. So for the purpose of GST, this retains the status of the union territory. All this reorganization which has been done by J&K Reorganization Act and which is effective from 31st October 2019, but ICA has decided that this will not be applicable for the examination. This change has practically been made, it is practically effective, but still ICI has decided they are not going to ask any question based on this change. So far as your examination is concerned, for your examination purpose you have to treat J&K as a state, although practically it is not a state at present, but you have to treat it as a state. I hope the point is clear. And post reorganization of J&K,
J&K is now two separate union territory, so a transition plan also made by the government. That transition plan is also not applicable so far as your examination is concerned. So you have to ignore this amendment altogether, although practically it has been made effective. And similarly, my dear friends, you must be knowing कि हमारे पास दो यूनियन टेरिटरी होती थी, एक होती थी दादरा एंड नगर हवेली एंड दूसरी होती थी दमन एंड दीव. These two union territories have recently been merged and they have been consolidated to form a single union territory. रिवर्स बात कर रहा हूं, J&K स्टेट का डिवीजन हुआ और दो यूनियन टेरिटरी बनी. ऑन द रिवर्स साइड दो यूनियन टेरिटरी का कंसोलिडेशन हुआ और मर्ज होकर के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गई जिसका नाम उन्होंने दिया दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव. दिस चेंज हैज टेकन प्लेस practically effectively from 26 January 2020. But ICI has decided even this reorganization, even this consolidation, even this merger of the union territory will not be asked for examination. So you are supposed to ignore this amendment also. So far as your examinations November 2020 are concerned, you are going to handle it with the same situation as if there is no merger. Dadra and Nagar Haveli is still a separate union territory and Daman and Diu is a still separate union territory so far as your examinations are concerned. So this has all been clarified by the ICI कि these amendments although have taken place but not applicable for the scope of the examination of November 2020. I hope the scope of the amendments are clear to you. Now in nutshell, what amendments are applicable to you that have been provided to you in the amendment booklet, and we are going to discuss those amendments. Amendment booklet has already been provided to you. ये हमने काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी महीनों पहले ही आपके साथ शेयर कर दी थी इनटू आवर टेलीग्राम ग्रुप. तो आप में से किसी के पास अगर ये नहीं है तो काइंडली टेक इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप. एंड अमेंडमेंट बुकलेट के अगर आप पेज नंबर 5 पर आते हैं तो पेज नंबर 5 पर आपको इंडेक्स मिल जाएगा जहां पर हमने सभी अमेंडमेंट जो हैं वो आपके लिस्ट डाउन करी है. ऑल द अमेंडमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर. चैप्टर वाइज प्रेजेंटेशन दिया गया है. लाइक वी प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल जीएसटी वॉल्यूम 1, जीएसटी वॉल्यूम 2, देन जीएसटी एग्जाम्पशन. So chapter wise GST volume 1 से related amendment chapter wise they have been placed first, then GST volume 2 and then GST exemption. Similarly we provided you module of customs and FTP. तो you'll also find customs के material से related तो कोई amendments है ही नहीं जैसा कि मैंने आपको explain किया, and FTP से related very few amendments are there that is into this material. So we are going to start the discussion of the first amendment which is basically into the chapter of reverse charge. A very important amendment. Let's come inside and let's see what is the amendment, what is the reason of the change. And my dear friend, before I proceed with the discussion of amendment, let me make it very clear to you what I am going to discuss in the amendment is the change. I am going with the basic presumption that you are already very well clear as to the law which is existing before the amendment. आप सब अपना GST एक बार पढ़ चुके हैं और प्री अमेंडमेंट जो भी जीएसटी लॉ है उस सब की आपको प्रॉपर नॉलेज है, उस पर ग्रिप है. तो हम यहाँ अमेंडमेंट लेक्चर में सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज व्हाट चेंज दे हैव मेड. इनफैक्ट द रीजन ऑफ चेंज आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विद यू. उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट डेफिनेटली मेरी बेसिक प्रिजम्पशन यही चलेगी कि जिस भी चेंज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिस भी एरिया ऑफ चेंज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले क्या उस एरिया से रिलेटेड प्रोविजंस थे दैट यू ऑलरेडी नोइंग. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज इनटू द चैप्टर ऑफ रिवर्स चार्ज. लेट्स प्रोसीड टू पेज नंबर 8. चलिए बेटा देखते हैं आपका सबसे पहली अमेंडमेंट दैट इज रिलेटिंग टू द रिवर्स चार्ज. सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आरसीएम का एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है. याद होगा आपको सेक्शन 9(3) आपका ये कहता था कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि उसके ऊपर जो एप्लीकेबल जीएसटी है वो सप्लायर से कलेक्ट करने की बजाय रेसिपिएंट से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कलेक्ट किया जाएगा तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहेगी. तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के ट्रांजैक्शन को नोटिफाई करके उसके ऊपर रिवर्स चार्ज क्रिएट कर देती थी. सेक्शन 9(3) में उन्होंने 2 नोटिफिकेशन इशू किए हुए थे. एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने गुड्स के सप्लाई ट्रांजैक्शन नोटिफाई किए थे जिसको उन्होंने सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज किया था, बट दैट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस. Another notification was there which was talking about services. Services कई सारी नोटिफाई की गई थी जिनको सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज जो था वो किया गया था.
अब उनमें से बेटा एक पर्टिकुलर सर्विस जो उन्होंने नोटिफाई करी थी दैट वाज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। उस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर के जो है वो अमेंडमेंट हुई है। क्या अमेंडमेंट हुई है, क्यों हुई है, सब समझेंगे हम। सेक्शन 93 ऑफ CGST एक्ट से पावर लेकर के गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन नंबर इशू किया हुआ था 13/2017 और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने सेवरल सर्विसेज नोटिफाई करी थी जिसको उन्होंने सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज किया था। इसमें एंट्री नंबर 15 जो थी उस एंट्री नंबर 15 से उन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस पर रिवर्स चार्ज जो था वो क्रिएट किया हुआ था। अब एंट्री नंबर 15 जिस लैंग्वेज के साथ उन्होंने नोटिफाई करी थी उस लैंग्वेज को लेकर के कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ रहे थे। लैंग्वेज की जो ड्राफ्टिंग थी उस ड्राफ्टिंग के बेसिस पर कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस निकल रही थी जो इंटेंडेड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी और उन इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस एंट्री नंबर 15 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो पुरानी वर्डिंग्स थी उनको हटा दिया गया और रीड्राफ्टेड वर्डिंग्स जो थी वो जो है वो इशू कर दी गई है। सो आई वुड लाइक टू एम्फेसिस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज पहले भी थी, अभी भी वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है, पर पहले जो लैंग्वेज इशू थी उसमें कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ रहे थे। क्या आ रहे थे हम देखेंगे, उनको रिजॉल्व किया गया है और अब बेटर लैंग्वेज के साथ रिवर्स चार्ज की एंट्री जो है वो सब्स्टिट्यूट की गई है। सब्स्टिट्यूटेड एंट्री को एक बार अगर हम पढ़े तो सब्स्टिट्यूटेड एंट्री हमारे पास ये कहती है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ renting of any motor vehicle designed to carry passenger। we are talking about which service of renting किस चीज की, renting of motor vehicle and which type of motor vehicle we are talking about, those motor vehicle which are designed to carry passenger। तो kindly note I am talking about service of renting of motor vehicle। प्लीज ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंटिंग ऑफ वेसल, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। एंड मोटर व्हीकल में भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड्स व्हीकल, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट पैसेंजर व्हीकल। दे हैव यूज्ड द वर्ड एनी मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर। तो द entry is creating reverse charge on the service of renting of passenger vehicle and उसमें भी वो सिचुएशन जहां पर cost of the fuel is included in the consideration charge from the service recipient। so there is a supplier, he is making a supply of renting of passenger vehicle and that service activity of renting is such कि उसमें जब वो रेंटिंग करता है तो उस पैसेंजर व्हीकल में जो फ्यूल की कॉस्ट है वो फ्यूल की कॉस्ट भी सप्लायर जो है वो साथ में रेंटिंग के कंसिडरेशन में जो है वो चार्ज करता है और ये सप्लाई किसको की जा रही है, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब कभी इस तरीके से पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग की जाएगी बाय दिस पर्टिकुलर सप्लायर टू दिस पर्टिकुलर रेसिपिएंट, देन रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल होगा एज पर द सब्स्टिट्यूटेड एंट्री। लेट्स सी which supplier they are talking about। तो they are saying supplier is any person, any entity but other than a body corporate। supplier is a person, any entity but other than a body corporate। if supplier is a body corporate then reverse charge is not applicable। supplier must be a person other than body corporate who supplies the service to a body corporate। supplier is other than body corporate but he is making a supply to a body corporate and does not issue an invoice charging GST at the rate of 12%। GST total 12% means CGST 6% and SGST 6% to the service recipient। I am just making a literal reading for the time being, I will be explaining। So if the supplier is a person who is not a body corporate, he is supplying the service of renting of passenger vehicle and well he is supplying this service, then the consideration is charging for the renting that is inclusive of the cost of fuel, then reverse charge will be applicable। A point to be noted is supplier must be a person other than body corporate but the corresponding recipient of the service must be a body corporate located in the taxable territory। located in taxable territory का मतलब located within India। it's quite obvious if you are making a supply to a recipient who is outside India, so there is no point of creating the reverse charge because if the recipient is outside India then definitely collection of GST from a person who is outside India will pose the problem। so in any case this is the literal reading। it will be easy for us to understand अगर हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं। तो नीचे मैंने एक चार्ट बनाया, चार्ट में मैंने लिखा
supplier is a person other than body corporate. Supplier is a person other than body corporate, and he is making the supply, and in this supply he is not issuing an invoice with GST at the rate of 12%. Point to be noted, he is not issuing invoice with GST at the rate of 12%. And this is a very significant language because this is the reason of the amendment. I will be explaining it. अभी सिंपल मैंने रीस्टेट किया, supplier is a person other than body corporate and he is making a supply without issuing an invoice with GST at the rate of 12%. And the person to whom he is making a supply, is a body corporate entity which is located in taxable territory basically into India. और किस सर्विस की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल. सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिवर्स चार्ज इज ऑन द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल. अच्छा, यहां पर आप प्लीज ध्यान में रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल सर्विस, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सर्विसेज. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस ये क्या होती है? रेडियो टैक्सी या ऑटो रिक्शा या बस, ये बेटा आपको कौन सी सर्विस दे रहे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं दी, हमने सिंपली क्या दिया? हमने एक पैसेंजर व्हीकल आपको रेंट पर दिया. देन ओनली दिस रिवर्स चार्ज एंट्री विल बी एप्लीकेबल. एज एन इलस्ट्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए आपके घर में वेडिंग है, रिलेटिव्स आपके घर पर आए हुए हैं और घर से आपको जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन पर जाना है. तो आप कैसे जाते हैं? जनरली आप एक बस किराए पर ले लेते हैं. बस वाला जो है वो बेटा आपको बस किराए पर देता है और बस विद ड्राइवर किराए पर देता है. और आपको लेट्स सपोज 2 दिन के लिए बस चाहिए, तो वो 2 दिन के लिए बस के फिक्स चार्जेस आपसे, हायर चार्जेस वो आपसे ले लेता है. तो बस वाले ने जब आपको वो बस किराए पर दी, तो दैट इज बेसिकली द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल. बस इज अ पैसेंजर व्हीकल and he has given the bus on hire to you. No doubt उसने जो पैसेंजर व्हीकल आपको दिया है वो विद ड्राइवर दिया है. That is hardly of any relevance, but the activity of the person is renting of passenger vehicle. Are you okay with this? वो आपसे बस का किराया मांगता है, वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लेता है. तो दिस इज द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, जिसके बारे में हम इस रिवर्स चार्ज में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताता हूं बेटा, कई बार जो रेंटिंग की सर्विस दी जाती है वो विदाउट ड्राइवर भी जो है वो दी जाती है. दोस पर्सन हु आर इनटू द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, वो आपको 2 तरीके से व्हीकल्स रेंट आउट करते हैं. 1 विद ड्राइवर एंड 2 विदाउट ड्राइवर. जैसे मैंने आपको ये वेडिंग वाला एग्जांपल दिया, तो ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर्सन ने आपको रेंटिंग की है विद ड्राइवर. लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन जहां पर रेंटिंग की जाती है विदाउट ड्राइवर. लेट्स सपोज ये जिसकी भी शादी थी, शादी मटेरियलाइज हो गई, उसके बाद वो गोवा घूमने के लिए गए हनीमून के लिए. तो बेटा अब वो गोवा में पहुंचे, होटल वगैरह उन्होंने बुक करा लिया, एयर टिकट बुक करी, एयरलाइन से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली. फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ रेडियो टैक्सी वाले को बुलाया, उससे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली. होटल पहुंचे, होटल में गए, होटल वाले से उन्होंने होटल सर्विस ली, पहुंच गए जी गोवा. अब गोवा में इनका क्या मन है बेटा? अब ये हनीमून कपल है, तो गोवा में जो है वो बीचेस घूमना चाहता है कि गोवा के जो भी बीचेस हैं बड़े रोमांटिक बीचेस होते हैं बेटा, वहाँ घूमना चाहते हैं. अच्छा, अब उन बीचेस पर जाने के लिए इनका जो प्लान है वो ये है कि किसी टैक्सी वाले को बुलाए होटल पर और उस टैक्सी में बैठ करके बीचेस में जाएं. ये इनका प्लान नहीं है. ये क्यों नहीं है बेटा? अगर ये किसी टैक्सी वाले को बुलाएंगे तो टैक्सी वाला आ जाएगा, वो इनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देगा. लेकिन ये जब टैक्सी में बैठेंगे ना, तो बेटा ये न्यूली मैरिड कपल है, बहुत सारी इंटीमेसी की बातें करनी होगी और हो सकता है ड्राइवर कान लगा के सुन ले. तो ये वो नहीं चाहते. ये क्या चाहते हैं कि इनको गोवा में कोई गाड़ी किराए पर मिल जाए. गोवा मान लीजिए ये 3 दिन के लिए गए हैं, तो ये चाहते हैं 3 दिन के लिए गोवा में कोई गाड़ी किराए पर मिल जाए. और ये ड्राइवर नहीं चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ कोई गाड़ी दे दे और गाड़ी का किराया ले ले और 3 दिन ये अपने हिसाब से गाड़ी को घुमाए फिराए, जहां भी जाना है अपना प्राइवेसी इंटीमेसी के साथ जाए. तो बेटा गोवा में आप ये देखेंगे, गोवा में जनरली क्योंकि हनीमून कपल्स आते हैं, वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो गोवा में देयर आर सर्टेन सप्लायर जो आपको पैसे लेकर के व्हीकल, जो भी गाड़ी आप चाहोगे वो आपको किराए पर देंगे. छोटी गाड़ी होगी कम रेट से दे देंगे, बड़ी लग्जरी गाड़ी होगी ज़्यादा रेट से दे देंगे. अच्छा, और कुछ कपल का मूड होता है कि भाई साहब गाड़ी नहीं बाइक ली जाए, बाइक
ठीक है, बाइक के बारे में आप सभी जानते हैं कि बाइक पे कपल घूमेगा और खुली हवा में घूमेगा तो कितना मजा आएगा। तो गोवा में बेटा बाइक भी जो है वो किराए पर मिलती है। तो आप जाएं गोवा में, देयर आर मेनी सप्लायर, आप सिंपली जो होगा उनको शो करेंगे कि हाँ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और बेटा आप इस होटल में ठहरे हैं, वो आपकी जानकारी थोड़ी सी मालूमात कर लेंगे, आपसे पैसे लेकर के आपको व्हीकल जो होगा वो किराए पर दे देंगे। और आपको ये विजुलाइज करना है अब इस वाले एग्जाम्पल में, अगेन यहां पर वो पर्सन से आप क्या ले रहे हैं, गाड़ी किराए पर। आप उससे ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहते, आप चाहते भाई गाड़ी हमें दे दे, हम अपनी मर्जी से घुमाएंगे। तो दिस इज अगेन अ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। शादी के वेन्यू पर जाने के लिए आपने क्या ली थी, बस, वेदर बस इज अ पैसेंजर व्हीकल, यस, तो वो सर्विस भी क्या है, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, और वो बस विद ड्राइवर आई थी। अब आप गोवा पहुंच गए और गोवा में कपल घूमने के लिए अब कोई गाड़ी लेना चाहते हैं किराए पर, तो गाड़ी भी क्या है, अगेन अ पैसेंजर व्हीकल। आप कोई मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो वो भी क्या है, पैसेंजर व्हीकल। तो वो ये वाली सर्विस भी क्या है बेटा, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। अच्छा, जो गोवा में घुमाने के लिए आप गाड़ी या मोटरसाइकिल लेंगे, क्या ये विद ड्राइवर होगी या विदाउट ड्राइवर, तो ये वाली रेंटिंग कौन सी होगी, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल विदाउट ड्राइवर। आई होप द पॉइंट इज वेल अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू। तो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल वो होती है जिसमें आपको व्हीकल हायर चार्जेस लेकर के अवेलेबल करा दिया जाता है। समटाइम्स दिस रेंटिंग इज विद ड्राइवर एंड समटाइम्स दिस रेंटिंग इज विदाउट ड्राइवर। और आप ध्यान में रखेंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रेंटिंग विद ड्राइवर हुई है या फिर विदाउट ड्राइवर। उन्होंने क्या लिखा है, सर्विस कौन सी हुई है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वेदर इट इज विद ड्राइवर और विदाउट ड्राइवर दैट इज इररेलेवेंट। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, ये बेटा आप फर्दर दो एंगल से होती है। नंबर वन, एक वो रेंटिंग होती है जिसमें सप्लायर आपको पैसेंजर व्हीकल रेंट पर देता है, और जब वो आपको व्हीकल रेंट पर देता है तो व्हीकल में जो फ्यूल कॉस्ट होती है उस फ्यूल कॉस्ट को भी वो अपने रेंटल में ही इनबिल्ट कर लेता है। और दूसरी रेंटिंग वो होती है जिसमें वो आपको पैसेंजर व्हीकल रेंट पर देता है लेकिन फ्यूल कॉस्ट जो है वो साथ में चार्ज नहीं करता है। मान लीजिए आप फिर से उसी एग्जाम्पल को अगर सोचें, आपने वेडिंग डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बस किराए पर ली, तो आपने जिस पर्सन से बस किराए पर ली उस पर्सन ने आपको वो बस 2 दिन के लिए किराए पर ली। अब बस आपको जहां भी ले जानी होगी आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे, ड्राइवर साथ आया है, ड्राइवर उस जगह बस को लेकर के जाएगा। क्या ड्राइवर आपसे फ्यूल के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा? हो भी सकता है, लेकिन आप इस सरदर्दी में पड़ना नहीं चाहेंगे। तो आपने सप्लायर से क्या बोल रखा है, जी आपसे जो हम बस किराए पर ले रहे हैं ना, तो हमें बस को इस डेस्टिनेशन पर ले जाना है अपने बारातियों के साथ और बारात लेकर के वापसी आना है। तो आपको जो भी किराया लेना है ना, आप किराया ले लेना, फ्यूल वगैरह हम अलग से उसकी कोई पेमेंट नहीं करेंगे। आप फ्यूल कॉस्ट भी जो होगा वो उसमें जो होगा वो चार्ज कर लेना, फ्यूल कॉस्ट भी आप उसमें चार्ज कर लेना। तो ये रेंटिंग कैसी हो गई, जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी रेंट में इनबिल्ट कर ली गई है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो फ्यूल कॉस्ट भी कवर करेगा तो रेंट की फिगर्स ज्यादा होगी, और वो ऐसा भी कह सकता है कि नहीं नहीं बेसिक रेंटिंग चार्जेस इतने हैं, फ्यूल आप खुद से हैंडल करना, कहां लेकर के जाओगे, जहां मर्जी लेकर के जाना, बस फ्यूल अलग से भरवाना। आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल इज सच सर्विस वेयर fuel cost is included in the consideration of renting. They are very specific about this. I am rereading the entry. Reverse charge is applicable on service provided by way of renting of passenger vehicle where cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient. So if the supplier is charging you rent but fuel cost you will be bearing additionally, then reverse charge entry is not applicable. Reverse charge entry is applicable only when he is charging you rent and the rent charge is including the cost of the fuel also. Are you okay with this? So this point you need to remember, renting may be with driver, without driver, that is not relevant, but renting must be including the cost of fuel, then only reverse charge will be applicable. I hope this point is clear. चलिए फिर इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, नॉट एवरी रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल विल अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल विल अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज only when supplier is
a person other than body corporate. Supplier is a person other than body corporate. And further invoicing related भी कुछ बात है, उसको बाद में बात करूंगा. Supplier is a person other than body corporate and recipient is a person which is a body corporate. I hope what is body corporate is clear to everyone. Body corporate, if you are not able to recollect, तो let me tell you, बॉडी कॉर्पोरेट का जीएसटी में रिवर्स चार्ज के लिए क्या मतलब होगा. उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जो थी वो आरसीएम के नोटिफिकेशन में दी हुई थी, और वो ये कहते हैं जी बॉडी कॉर्पोरेट का बेसिकली मतलब होगा कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द सेम डेफिनेशन वी विल बी यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी. एंड लेट मी टेल यू बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड इज wider than the word company. If I say company is a body corporate, then the obvious answer is yes, company is a body corporate. But if I say is there any entity who can be body corporate other than company, तो answer is equally yes. Companies Act 2013 के हिसाब से every company registered under Companies Act is a body corporate, but there are certain other entities which are also body corporate. Let me give you some example. What are the other entities which are body corporate? So if I talk about LIC, Life Insurance Corporation, it is not a company. कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड होता है, LIC में कभी लिमिटेड वर्ड नहीं होता. LIC इज नॉट अ कंपनी. LIC इज गवर्न्ड बाय LIC एक्ट. बट आप LIC एक्ट अगर चेक करेंगे तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है जस्ट लाइक कंपनी, LIC में भी कंपनी के जैसी ही फीचर्स है. लाइक कंपनी एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कंपनी अपने नाम से स्यू कर सकती है और कंपनी को अपने नाम से स्यू भी किया जा सकता है. तो LIC में भी सेम फीचर्स होती है. तो LIC इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट. LIC इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट. सिमिलरली RBI इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट. Similarly, SBI is also a body corporate and there are other entities also which are body corporate. Roughly speaking, कंपनी जैसी फीचर जिस एंटिटी में होती है वो सब बॉडी कॉर्पोरेट होती है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं. और बेटा बाकी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन है एंड द सेम डेफिनेशन हम जीएसटी पर्पस के लिए यूज करते हैं. एंड एज पर दैट डेफिनेशन कंपनी भी कवर होंगी एंड अदर एंटिटीज एज आई हैव जस्ट मेंशन्ड ये भी कवर होंगी. हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं बेटा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. There is a normal partnership firm which is governed by Indian Partnership Act, and there is this special partnership firm which is governed by LLP Act, Limited Liability Partnership Firm. अब अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो इसका जो गवर्निंग एक्ट है LLP एक्ट, वो कहता है कि LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. इट इज आल्सो जस्ट लाइक अ कंपनी. बट प्लीज रिमेंबर, जीएसटी के पर्पस के लिए, RCM के पर्पस के लिए LLP is not considered as a body corporate. LLP is not considered as a body corporate. I am telling you every minute points. लोग सिंपल बोल देते हैं body corporate, but I am telling you precisely. Company is a body corporate. There are other entities which are body corporate because उनके relevant act उनको कंपनी जैसी फीचर देते हैं. LLP भी body corporate है as per LLP act. पर जीएसटी के पर्पस के लिए LLP इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज टू बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द पार्टनरशिप फर्म. आरसीएम के नोटिफिकेशन ने ये क्लियरली जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको क्लास में पढ़ाया भी गया था. अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों किया है? तो बेटा ये उन्होंने टैक्सेशन के एंगल से किया है. बिकॉज अगर आप इनकम टैक्स जाके देखते हैं तो इनकम टैक्स में भी आप देखते हैं पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन और LLP का टैक्सेशन सेम तरीके से किया जाता है. तो इनकम टैक्स वाला भी LLP को जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म की तरह ट्रीट करता है. और जीएसटी वालों ने भी सिमिलैरिटी मेंटेन कर रखी है. LLP भले ही बॉडी कॉर्पोरेट है बट वो उसको पार्टनरशिप फर्म के तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको बॉडी कॉर्पोरेट के दायरे से जो है वो बाहर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी. एंड व्हाट डज इट मीन? सप्लायर मस्ट बी अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. तो सप्लायर, अगर कोई सप्लायर इंडिविजुअल है तो इट इज अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर. अगर HUF है तो अगेन इट इज अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर. अगर कोई नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है तो अगेन दैट इज अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर. और यहां पर अब LLP भी आपको इधर ही पढ़ना है. LLP बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इसका मतलब इट इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. तो अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट असेसी है एंड रेसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बीट अ कंपनी और बीट सर्टेन अदर एंटिटीज,
एंड सप्लायर ने इस बॉडी कॉर्पोरेट एसएससी को जो सर्विस दी है दैट इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल, मे बी विद ड्राइवर, मे बी विदाउट ड्राइवर, बट the rental charges including the fuel cost, then this RCM entry will be applicable. Now the last point for applicability of RCM entry which is very important is that RCM entry तभी अप्लाई होगी जब ये जो सप्लायर है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, ये जब सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई करते टाइम ये अपना इनवॉइस 12% जीएसटी वाला रेज नहीं करता है। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस 12% जीएसटी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में बात करता हूं। बेटा सुनिएगा, इंडिपेंडेंट बात सुनिएगा। सर्विस एक सप्लाई की गई है, तो जैसे यहां रेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा इस सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी की रेट क्या होती होंगी? तो आप जानते हैं नॉर्मली कोई भी गुड्स या सर्विस हो उसकी जब सप्लाई की जाती है तो जीएसटी की रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है एंड यू नो ब्रॉडली वो हमारे पास 4 रेट है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 4 स्लैब रेट्स हैं जो कि जनरली कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर लगती है। एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम एक गुड्स या सर्विस पर एक पर्टिकुलर रेट जो है वो एप्लीकेबल होती है। बट डियर फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर देयर आर सर्टेन सर्विसेज जिनके ऊपर एप्लीकेबल रेट एक सिंगल इंडिविजुअल रेट नहीं होती है, rather देन मल्टीपल रेट जो है वो प्रेस्क्राइब की गई है। नॉर्मली एनी पर्टिकुलर सप्लाई इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एट अ पर्टिकुलर रेट, बट प्लीज रिमेंबर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर जो एप्लीकेबल रेट है वो एक इंडिविजुअल रेट नहीं है, rather देन 2 सेपरेट रेट एप्लीकेबल होती है और वो डिपेंड करता है इनटू डिफरेंट सिचुएशन कि अगर रेंटिंग की सर्विस एक्स सिचुएशन में दी जाएगी तो रेट अलग होगी और अगर वो वाई सिचुएशन में दी जाएगी तो फिर रेट जो होगी वो अलग होगी। ऐसा आपने जीटीए सर्विस के एनालिसिस में भी पढ़ रखा है। जीटीए के केस में भी देयर आर 2 रेट्स जो कि सिचुएशन वाइज लगती है, ऐसी रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल सर्विस के केस में भी देयर आर 2 रेट्स। कई बार रेंटिंग की सर्विस जो होती है इस पर 5% की रेट एप्लीकेबल होती है एंड कई बार रेंटिंग की सर्विस के ऊपर जो है वो 12% की रेट जो है वो एप्लीकेबल होती है। ये रेट का क्या सिनेरियो है बेटा? बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। उन्होंने बोला जी देखो वैसे तो रेंटिंग की सर्विस के ऊपर हम नॉर्मली 12% की रेट चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आपको हमेशा 12% वाली रेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो हम आपकी सर्विस को 12% की बजाय सिर्फ 5% की रेट अप्लाई कराएंगे। सर 5% की रेट तो हर कोई पसंद करेगा, बिल्कुल सही बात बेटा, लेकिन वो ये कहते हैं अगर आप 5% वाली रेट पर जाएंगे देन इन दैट सिचुएशन आपको अपने आईटीसी जो होंगे वो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। कहने का मतलब हम सप्लायर को ये कह रहे हैं अगर आप रेंटिंग की सर्विस देते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईटीसी, यू वांट टू वर्क विद आईटीसी, तो आईटीसी लेकर के काम करना चाहते हो देन 12% जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल। पर अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईटीसी, तो विदाउट आईटीसी अगर आप काम करना चाहते हो देन योर एप्लीकेबल रेट विल बी 5%। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, या तो नॉर्मल तरीके से 12% की रेट से काम करो, 12% की लायबिलिटी बनेगी, आईटीसी मिलेंगे, सेट ऑफ करके बैलेंस कैश लेजर से दे देना। और अगर आपको यह लगता है कि नहीं मैं तो कंसेशनल रेट से काम करना चाहता हूं, तो कहते हैं आपको कंसेशनल रेट 5% की दी गई है, इसमें आपकी लायबिलिटी सिर्फ 5% से निकलेगी, लेकिन इन दिस सिनेरियो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। हमने रेट ऑलरेडी लोअर डाउन कर दी है, तो 5% की रेट विल बी विदाउट आईटीसी। इसको डायरेक्टली आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। सर 5% के केस में क्या कुछ भी आईटीसी नहीं देंगे या थोड़े बहुत देंगे? तो बेटा नॉर्मली हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 5% की रेट जब अप्लाई की जाती है तो आपको कोई भी आईटीसी नहीं दिया जाता है। देयर इज वन एक्सेप्शन, आपको लेकिन अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई आईटीसी है वो दिए जाते हैं। क्या बोला मैंने? सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई आईटीसी जो है वो दिए जाते हैं। नॉर्मली कोई आईटीसी नहीं दिया जाता, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, अगर आपका जो आईटीसी है वो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सर्विस का आईटीसी है तो वो मिलेगा। कहने का मतलब आपका काम क्या है? रेंटिंग ऑफ व्हीकल का। और अगर आपने रेंटिंग ऑफ व्हीकल की सर्विस देते टाइम अपनी इनवर्ड सप्लाई में किसी दूसरे से सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब रेंटिंग ऑफ व्हीकल की ही सर्विस ली, तो उसका जो होगा वो आपको आईटीसी मिलेगा। आप रिलायंस को व्हीकल रेंट पर दे रहे हैं,
आपने उस व्हीकल को रेंट पर देने के लिए बैकएंड में किसी दूसरे से रेंट पर लिया है वो व्हीकल, तो दिस इज सर्विस ऑफ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, आपको उसका जो होगा आईटीसी मिलेगा, बाकी अदरवाइज कोई आईटीसी नहीं मिलेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम प्रिज्यूमिंग मेरा जो सप्लायर है उसके सारे व्हीकल्स खुद के हैं, उनको वो रेंट पर देता है, वो बैकएंड से कभी किसी से व्हीकल किराए पर नहीं लेता क्योंकि उसके सभी व्हीकल्स अपने हैं, तो उसने बैकएंड से कभी रेंटिंग की सर्विस ली ही नहीं, लेट्स सपोज। तो अगर उसने बैकएंड से रेंटिंग की कभी कोई सर्विस ली ही नहीं, तो उसके एंगल से अगर मैं बोलूंगा तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 12% की रेट से चले विद फुल आईटीसी, या फिर कंसेशनल 5% की रेट से चले विदाउट एनी आईटीसी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। बाकी रेट्स जो एप्लीकेबल हैं वो मैंने यहां मेंशन किए हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ द रेट। टैक्सेशन ऑफ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की रेंटिंग की सर्विस को जीएसटी वालों ने किस तरीके से टैक्स किया है, उसके लिए उन्होंने जो एप्लीकेबल रेट दिए हैं मैंने मेंशन किया। क्या एप्लीकेबल रेट्स हैं बेटा? वो कहते हैं आपकी सर्विस अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की है तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के क्या रहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहते हैं जी अगर सर्विस जो दी गई है वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, लेकिन कौन से? डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। तो अगर रेंटिंग किसकी की जा रही है? पैसेंजर व्हीकल की जा रही है, और रेंटिंग सिचुएशन ये है फ्यूल कॉस्ट इज बोर्न बाय द सप्लायर एंड चार्ज एज अ पार्ट ऑफ रेंटल बिल। ठीक है जी, पर्सन ने पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग करी है विद फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड इन द रेंटल, देन इन दैट सिचुएशन आपको एप्लीकेबल रेट सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, इन टोटल 5% टोटल, और अगर वो आपकी सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है देन आईजीएसटी 5%। अब ये जो 5% की कम रेट है, कंसेशनल रेट है, ये तब अप्लाई होगी जब आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप 5% की रेट के साथ काम करना चाहते हैं तो नो आईटीसी इज अलाउड टू यू एक्सेप्ट आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर आपकी बैकएंड पर सिमिलर रेंटिंग है तो उसका आपको आईटीसी जो होगा वो मिलेगा, अदरवाइज ऑल अदर आईटीसी बी इट ऑफ इनपुट, बी इट ऑफ कैपिटल गुड्स, वो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप पैसेंजर व्हीकल की रेंटिंग करते हैं, बस रेंट पर देते हैं, आपने बस खरीदी होगी, आपने बस पर जीएसटी पे किया होगा, लेकिन अगर आप रेंटिंग 5% की रेट की लायबिलिटी से करेंगे तो फिर आपको उस बस की परचेज के जीएसटी का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आप इनपुट यूज करेंगे उनका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, आप इनपुट सर्विस यूज करेंगे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस की इनपुट सर्विस होगी तो उसका मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ऐसी स्टोरी नहीं है, अदर केसेस की अगर हम बात करें तो अदर केसेस में हम आपको फुल नॉर्मल रेट से टैक्स करेंगे 6% प्लस 6%, और आईजीएसटी वाली बात होगी तो 12%, और यहां पर आपको पूरे आईटीसी जो होंगे वो अलाउ किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर के दो कैटेगरी ऑफ रेट प्रेस्क्राइब किए हैं। कंसेशनल रेट ऑफ 5% बट विदाउट आईटीसी एक्सेप्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, and full rate of 12% with your all claims of eligible ITC. Are you okay with this? अच्छा, if you are reading this rate notification very clearly, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन रेंटिंग करता है पैसेंजर व्हीकल की, लेकिन फ्यूल कॉस्ट रेंट में इंक्लूडेड नहीं है, फ्यूल कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, फ्यूल कॉस्ट जो होगी वो रेसिपिएंट अलग से बियर करेगा, तो क्या फर्स्ट पॉइंट वुड बी एप्लीकेबल? आंसर इज नो। ऐसी रेंटिंग विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू द फुल रेट ऑफ 12%। कंसेशनल रेट सिर्फ कब एप्लीकेबल है? कंसेशनल रेट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट इन द रेंटल। प्लीज ध्यान में रखिएगा, कंसेशनल रेट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल and where rental is inclusive of fuel cost, and further where the supplier is not availing ITC. If he wants to avail ITC, then concessional rate is not applicable. Are you okay with this? These are the applicable rates for the renting. अब आप प्लीज ध्यान में रखिएगा,
what they have stated in the reverse charge entry, what they have stated in the reverse charge entry कि if there is a renting inclusive of fuel cost in the rental, if there is a renting inclusive of fuel cost in the rental, now applicable rate क्या हो सकते हैं, 5% हो सकते हैं विदाउट आईटीसी वाले और 12% हो सकते हैं विद आईटीसी वाले। यहां तक आप क्लियर हुए? लेट मी कम बैक टू द डायग्राम, लेट मी कम टू द डायग्राम। अब यहां हम एज एन एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। देयर इज मिस्टर ए, एन इंडिविजुअल पर्सन, ही इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एंड सामने हम रख लेते हैं एक्स लिमिटेड कंपनी। अब मिस्टर ए रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल की सर्विस देता है एंड लेट्स सपोज मिस्टर ए ने रेंटिंग करी टू मिस्टर बी। नाउ very simple and easy to understand, Mr. A is a person, Mr. A is a person and let's suppose he is a GST registered person, he is GST registered person, he is renting passenger vehicle including fuel cost, but उसने जिसको renting करी that is Mr. B. Mr. B is a non-body corporate assessee. Whether RCM will be applicable? Answer is a straight away no, RCM will not be applicable. RCM will not be applicable. This service will be subject to the normal charge which we also known as forward charge mechanism. Mr. A is a non-body corporate assessee. उसका रेसिपिएंट भी अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट असेसी होगा तो फिर रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ दिस सर्विस विल बी सब्जेक्ट टू द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मीनिंग देयर बाय जीएसटी विल बी पेबल बाय मिस्टर ए। नाउ क्वेश्चन इज मिस्टर ए जब इस रेंटिंग की सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा तो वेदर ही विल बी पेइंग जीएसटी विद 5% और ही विल बी पेइंग जीएसटी विद 12%। व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट? मिस्टर ए किस रेट के हिसाब से पे करेगा? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा दैट विल डिपेंड कि मिस्टर ए ने जो है वो किस तरीके से काम करना डिसाइड किया था। मिस्टर ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इसने डिसाइड किया था विद फुल आईटीसी में काम करूंगा, विद फुल आईटीसी, ये अगर सभी आईटीसी बुक करते हुए चल रहा था तो उसको अपनी इस रेंटिंग की सर्विस पर कितना देना पड़ेगा? 12% का जीएसटी। और अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड था लेकिन विदाउट आईटीसी काम कर रहा था तो फिर ये 12% की रेट से जीएसटी नहीं देगा, तब इसके ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या रहेगी? 5%। यू नीड टू बी वेरी क्लियर एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेट। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रेंटिंग करी, दिस इज अ नॉर्मल रेंटिंग, नो रिवर्स चार्ज, this is subject to forward charge. Mr. A will pay. What would be the applicable rate? I have explained you the rates. अगर मिस्टर ए विद फुल आईटीसी ऑपरेट करने वाला पर्सन होगा तो ये जीएसटी 12% की रेट से कैलकुलेट करेगा। वो अपने मिस्टर बी को रेंटिंग का जब बिल देगा तो 12% जीएसटी लगा करके देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मिस्टर ए विदाउट आईटीसी काम कर रहा होगा तो फिर इसका मतलब क्या है? उसने रेट 12% वाली ऑप्ट नहीं करी, उसने 5% वाली ऑप्ट करी है। वो अपने रेसिपेंट को 5% अपने बिल में जो होगा वो लगा करके देगा। आर यू ओके विद दिस? Now, same Mr. A if providing service to X Limited. Same Mr. A if providing service to X Limited and X Limited is a body corporate assessee. X Limited is a body corporate assessee. Now, be very careful. Since the recipient is body corporate, whether RCM will become applicable. Recipient is a body corporate, whether RCM will become applicable. So be very careful. RCM is applicable when the recipient is body corporate, but we need to check before applying RCM. We need to check whether Mr. A as a supplier, whether Mr. A as a registered person was working with ITC or without ITC, was working with ITC or without ITC. Kindly take note, if Mr. A as a registered supplier was availing ITC of all his inputs, capital goods, input service whatsoever is eligible as per the ITC provision, अगर वो ITC बुक करके काम कर रहा है then in that situation उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या बनेगी? 12%। उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या बनेगी? 12%। एंड प्लीज रिमेंबर इन दैट सिचुएशन RCM is not applicable. In that situation RCM is not applicable.
On the contrary, if he is a person who is registered but is not working with ITC, is not working with ITC, then in that situation only RCM entry will be applicable. Then in that situation only RCM entry will be applicable. Why this is so? बेटा because उन्होंने जब RCM की एंट्री बनाई तो उन्होंने सिंपली क्या लिखा, RCM सिर्फ तभी अप्लाई होगा when supplier is a person other than a body corporate, but साथ में क्या लिखा, who supply service to body corporate and does not issue an invoice charging GST 12%. So if you are a registered person but you have opted for 12% rate, you have opted for 12% consolidated rate, then reverse charge is not applicable. Kindly be very careful as to language. Reverse charge is applicable when you are a non-body corporate supplier and not working with 12%. If you are working with 12%, then RCM is not applicable. So please as a final point, if Mr. A is a person who is working with availment of ITC, then in that situation 12% is the applicable rate on his renting service and RCM is not applicable, and accordingly when he will be raising invoice to the body corporate recipient, he will be charging his rentals, which will be inclusive of fuel cost plus GST at the rate of 12%. This service is not under RCM. He will be raising invoice for the service, rental plus GST at the rate of 12%. On the contrary, if Mr. A, despite a registered person, he has not availed any ITC, that means he has basically opted for the rate of 5%, then please ध्यान में रखिएगा. Now in this situation RCM will become applicable. And since now RCM will be applicable, so when he will be issuing his tax invoice, so he will be charging rental only. Inclusive of fuel cost. He will not be charging any GST because service is now subject to RCM. The body corporate recipient will be liable to pay the applicable GST with the applicable rate of 5%. Let me again tell you the situation. You visualize there is Mr. A who is a registered person who is into the service of renting of passenger vehicle and rentals inclusive of fuel he is charging. If he is making a supply to Mr. B, non-body corporate assessee, then there is no question of any RCM. FCM liability will be there. Mr. A will be liable to pay GST in all the cases. अगर 12% की रेट सेलेक्ट कर रखी है तो भी मिस्टर ए को ही देना है, 5% की रेट सेलेक्ट कर रखी है तो भी मिस्टर ए को ही देना है. इस केस में अगर वो मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा है, 12% की रेट ऑप्ट कर रखी है, विद आईटीसी काम कर रखा है, तो वो मिस्टर बी को बिल में 12% की रेट से इनवॉइस देगा. और अगर उसने विदाउट आईटीसी काम कर रखा है तो वो मिस्टर बी को इनवॉइस 5% जीएसटी चार्ज करके देगा. क्योंकि रिवर्स चार्ज है ही नहीं तो दोनों केसेस में वो मिस्टर बी को जीएसटी चार्ज करेगा, चाहे रेट उसने कोई भी सेलेक्ट कर रखी हो. अब इस मिस्टर ए के पास एक बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट आया है, अब व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर मिस्टर ए 12% वाले बिजनेस मॉडल पर काम करने वाला पर्सन था, 12% वाले बिजनेस मॉडल पर काम करने वाला पर्सन था, उसके 12% चार्ज करके वो लोगों को सप्लाई करता था. अब उसके पास बॉडी कॉर्पोरेट भी क्यों ना आ जाए, आरसीएम नहीं आएगा, उसे बॉडी कॉर्पोरेट को 12% चार्ज करके जो है वो सप्लाई करनी है. पर अगर मिस्टर ए 5% वाले बिजनेस मॉडल पर काम करने वाला पर्सन था, देन इन दैट सिचुएशन उसके पास जैसे ही कोई बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट आएगा तो मिस्टर ए उस बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट से जब डील करेगा तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, और आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा तो मिस्टर ए उससे कुछ भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ रेंटल लेगा, और उस बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को 5% का रिवर्स चार्ज जो होगा वो पे करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन इन वन लाइन, इफ द सप्लायर इज into a business model where he is issuing tax invoice with 12%, then there is no story of RCM. All the supply will remain into FCM. But if this supplier is with a business model of 5%, then
For non-body corporate recipient, he will be issuing invoice with 5%. For body corporate recipient, he will be issuing plain invoice without any GST, because body corporate recipient will be liable to pay GST at the rate of 5%. Are you okay with this? Are you okay with this? I hope the point is clear to you. Now, गवर्नमेंट ने अब ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर डिसाइड किया था? गवर्नमेंट ने ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर डिसाइड किया था? गवर्नमेंट ने ये कहा था जी, अगर जो सप्लायर है उसका आईटीसी लेने में इंटरेस्ट है, उसका आईटीसी लेने में इंटरेस्ट है, तो वो अपने आईटीसी ले, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट से डील करे 12% चार्ज कर ले, बॉडी कॉर्पोरेट से डील करे तो भी 12% ही चार्ज कर ले। हम आरसीएम क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि आरसीएम क्रिएट करेंगे तो इसकी वो सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाएगी और फिर इसको अपने आईटीसी अपोर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर मिस्टर ए जो है वो 5% की रेट सेलेक्ट करके बैठा है, इसका मतलब उसका आईटीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका आईटीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब अगर वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एसएससी को सर्विस दे रहा है तो वो 5% चार्ज कर ले उनसे। लेकिन अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो अब हम उसकी बजाय, बॉडी कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइज पर्सन है, उससे जीएसटी जो होगा वो कलेक्ट कर लेंगे और मिस्टर ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी सप्लाई को हमने आरसीएम में डाल भी दिया तो आरसीएम वाली सप्लाई आप जानते हैं आईटीसी के लिए एग्जाम सप्लाई होती है, लेकिन मिस्टर ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज मिस्टर ए ने ऑलरेडी 5% सेलेक्ट कर रखा है, जिसमें उसे पता है कि आईटीसी उसे मिलता ही नहीं है। आर यू ओके विद दिस? आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब बेटा ध्यान से जो आपको सुनना है वो ये है, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं सेम सिचुएशन में मिस्टर ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं। मिस्टर ए ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी इसने 20 लाख के टर्नओवर को क्रॉस नहीं किया है। तो आप सभी जानते हैं कि एक सप्लायर ऑफ सर्विस अगर 20 लाख के टर्नओवर को क्रॉस नहीं करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट में वो लिमिट 10 लाख है, दैट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। नॉर्मली 20 लाख का टर्नओवर जब तक आप क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा सारा फोकस क्या था? मिस्टर ए क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। अब सिर्फ सिनेरियो में मैं ये चेंज कर रहा हूं कि मिस्टर ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन डेफिनेटली ये विदाउट आईटीसी काम करते होंगे, क्योंकि आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है। तो एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अब इनके पास मान लीजिए एक रेसिपिएंट आता है मिस्टर बी, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और इनके पास एक दूसरा असेसी आता है ए लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जब मिस्टर बी को कोई सर्विस देगा रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल की इंक्लूसिव ऑफ फ्यूल, तो आप मुझे बताएं इस सर्विस पर जीएसटी का आरसीएम आएगा या आएगा ही नहीं? इस पर आरसीएम आएगा ही नहीं, क्योंकि रेसिपिएंट क्या है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। अब आरसीएम नहीं आएगा, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। तो इस पर क्या रहेगा? फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और फॉरवर्ड चार्ज में क्या इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज जीएसटी इज पेबल ओनली बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। चेंज करते हैं, इस अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास ए लिमिटेड कंपनी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसने उसको रेंटिंग की सर्विस दी, वही रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल की सर्विस। क्या इसके ऊपर जीएसटी का आरसीएम आ जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन किस लिए इंटरेस्टेड है? आप अगर कहोगे कि जीएसटी का आरसीएम आ जाएगा, तो आरसीएम अगर आ जाएगा तो ए लिमिटेड को आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और उसके लिए ए लिमिटेड अगर रजिस्टर्ड नहीं भी होगी तो उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप बोलोगे आरसीएम नहीं आएगा, देन इन दैट सिचुएशन ये सर्विस सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज रहेगी, और सप्लायर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो उसको कोई जीएसटी जो होगा वो गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा। दोबारा दोहरा रहा हूं, इस अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ए लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी। अगर आप बोलोगे कि सर इस ट्रांजैक्शन पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा, तो रिवर्स चार्ज का मतलब ए लिमिटेड को पे करना है। एंड आपको ये पता है कि अगर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी किसी पर्सन पर आती है तो वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं होता तो उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेकर के पे करना पड़ेगा। और उस केस में फिर ए लिमिटेड को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेके 5% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप अगर बोलोगे सर इस केस में
आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, देन इन दैट सिचुएशन ये वाले ट्रांजैक्शन पर फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब लायबिलिटी किसकी होगी? सप्लायर की, बट क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो सप्लायर गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देगा। आर यू ओके विद दिस? तो अब बेटा इस सिचुएशन को ध्यान से सुनना और समझना, इस सिचुएशन को ध्यान से सुनना और समझना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से सुनना, अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल की सर्विस अगर किसी को देता है, बॉडी कॉर्पोरेट को, अगर वो सर्विस देता है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 12% वाला टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? आंसर इज नो। ही बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इशू एनी टैक्स इनवॉइस, he is not entitled to issue any tax invoice। वो तो मिस्टर बी को भी सर्विस दे रहा है तो भी कोई टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहा, क्योंकि वो क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मस्ट बी वर्किंग विदाउट इशुएंस ऑफ एनी टैक्स इनवॉइस। एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ, एज पर द लैंग्वेज, इफ द सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट and he is making a supply to a body corporate and supplier is not issuing tax invoice, supplier is not issuing an invoice charging GST 12%, and why is not issuing an tax invoice? He is unregistered, so he is unregistered, he is not issuing any tax invoice. As per the redrafted language, reverse charge will be applicable, reverse charge will be applicable. All unregistered supplier of this service, they are not issuing any tax invoice, they are not issuing any tax invoice, and as per the redrafted language, ऐसे सप्लायर जो कि अनरजिस्टर्ड है और टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, इन्होंने नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दिया, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को जब ये देंगे तो फिर आरसीएम विल बिकम एप्लीकेबल। एंड बॉडी कॉर्पोरेट असेसी को रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, अनरजिस्टर्ड है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेकर के जीएसटी जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और प्लीज ध्यान में रखिएगा वो 5% की रेट से पे करेंगे। वाई 5%? बिकॉज सप्लायर विदाउट आईटीसी वाला है। आर यू ओके विद दिस? चेंज क्या हुआ है मैं आपको बताऊं। अब सुनिएगा, ये तो आपने अमेंडेड एंट्री डायरेक्टली पढ़ ली। अब अगर मैं आपको अमेंडमेंट से पहले जो एंट्री थी एक बार वो पढ़ाऊं, तो बेटा अमेंडमेंट से पहले जो एंट्री थी वो अलग तरीके से लिखी गई थी। देखिएगा, अमेंडमेंट से पहले रिवर्स चार्ज तब लगता था जब सप्लायर इस लैंग्वेज में फॉल करता था, बाकी सब लगभग सेम था। मेन पॉइंट यहां से लीजिएगा, सप्लायर इस लैंग्वेज में फॉल करता था। किस लैंग्वेज में? वो कहते थे सप्लायर कौन है? अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग CGST 2.5%। CGST 2.5% का मतलब इफेक्टिवली क्या हो गया? अगर मैं टोटल GST लिख दूं तो GST एट द रेट ऑफ 5%, पेइंग GST 5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। देखिएगा, लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्री अमेंडमेंट आरसीएम तब अप्लाई होता था जब सप्लायर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट असेसी था और 5% का जीएसटी पे कर रहा होता था। अब मैं आपसे बोलूं मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो देयर में भी 2 पॉसिबिलिटी, वो 5% पे करने वाला होगा या 12% वाला होगा। लेकिन अगर मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड होगा तो डेफिनेटली वो जो होगा वो जीएसटी 0 पे कर रहा होगा, बिकॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो पुरानी लैंग्वेज के हिसाब से अगर मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन था और 5% पे करता था तो फिर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती थी अगर उसका कस्टमर बॉडी कॉर्पोरेट होता था। लेकिन अगर मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड होता था तो अनरजिस्टर्ड के केस में वो 0 रुपीज पे करता था। अब उसका कस्टमर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता था तो एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता था, बिकॉज एज पर द लैंग्वेज आरसीएम तब एप्लीकेबल होगा जब मिस्टर ए 5% पे करता हो। अगर वो पे ही नहीं करता हो तो फिर आरसीएम जो होगा वो एज पर द लिटरल लैंग्वेज एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। और मैं आपको ये बता दूं बेटा, अब इस वाले केस में अमेंडमेंट से पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन को सप्लाई देते थे तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो रहा था एज पर द लैंग्वेज, बिकॉज रिक्वायरमेंट वाज दैट आरसीएम तभी आएगा जब सप्लायर इज पेइंग समथिंग।
इफ इज अनरजिस्टर्ड नॉट पेइंग समथिंग देन आरसीएम विल नॉट बी एप्लीकेबल। अच्छा, अब ये जो केस था ना अनरजिस्टर्ड सप्लायर, क्या बॉडी कॉर्पोरेट वाला, इसको लेकर के इंटरप्रिटेशन इशू हो रहे थे। इंटरप्रिटेशन इशू क्या हो रहे थे बेटा, सप्लायर जो था वो तो कहता था लिटरल बेस पर जी मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, तो हमारी सप्लाई पर आरसीएम नहीं आएगा, हमारे बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर भी लायबल टू जीएसटी नहीं बनेंगे। पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं नहीं, ये लिटरली इंटरप्रिटेशन नहीं लेनी है, ये तो हमने जो लाइन लिखी है ये रजिस्टर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखी है। इफ देयर इज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ देयर इज एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन देन इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो विदाउट आईटीसी काम कर रहा है, तो हम उसके ऊपर हमेशा आरसीएम क्रिएट करना चाहते हैं। दिस वाज द गवर्नमेंट इंटेंशन बट नॉट रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्ली बाय द लैंग्वेज। एंड लेट मी टेल यू, अमेंडमेंट से पहले लैंग्वेज की ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को लेकर के सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया। सीबीआईसी ने ये बोला जी हमने लैंग्वेज में भले ही ये लिखा है पेइंग जीएसटी, पर अनरजिस्टर्ड पर्सन दोज हु डोंट पे एनी जीएसटी, उन्होंने अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई दी है देन आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। हमारी इंटेंट ये है। अब बेटा वो लैंग्वेज से तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट हो रहे थे। सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन भी दी थी, उसके बाद भी डिस्प्यूट हो रहे थे, तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लैंग्वेज ही बदल दी। पहले लैंग्वेज कह रही थी आरसीएम तब अप्लाई होगा जब सप्लायर 5% पे करता हो, 5% पे करने वाला हो, लेकिन अब लैंग्वेज क्या कह रही है, अगर सप्लायर 12% वाला इनवॉइस नहीं इशू करता है, 12% वाला इनवॉइस नहीं इशू करता है, और 12% इनवॉइस ना इशू करने का क्वेश्चन कब कब आ सकता है, वो अनरजिस्टर्ड है तो भी, और वो रजिस्टर्ड है लेकिन 5% की स्कीम में जा रहा है तो भी। तो दोनों ही केसेस में आज की डेट में विदाउट एनी डाउट और डिस्प्यूट जो होगा वो आरसीएम जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, द पॉसिबल इलस्ट्रेशन विच दे में आस्क यू, एबीसी इज एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ रेंटिंग अ पैसेंजर व्हीकल, इट हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट विद अ डिमांड ऑफ 10 पैसेंजर व्हीकल। तो एबीसी कोई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एबीसी लिमिटेड नहीं है तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एसएसी है, और इनका बिजनेस क्या है, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। एंड एग्जामिनेशन के लिए हमेशा प्रिज्यूम करके चलिएगा, जब तक स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि जो भी ये रेंटिंग कर रही है वो रेंटिंग वो वाली होगी जिसमें रेंट विद फ्यूल होगा, ताकि आप आरसीएम के इम्प्लीकेशन को जो है वो अप्रिशिएट कर पाए। तो इनके पास एक बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट नया आया है जो इनसे 10 पैसेंजर व्हीकल्स मांग रहा है। ABC needs your advice whether its supply to body corporate will attract RCM। ABC को आप गाइड करें कि क्या RCM अट्रैक्ट होगा। डिफरेंट सिचुएशन, नंबर 1, ABC इज अनरजिस्टर्ड, एंड वाई इट इज अनरजिस्टर्ड, बिकॉज इनकी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। एंड सिंस इट इज अनरजिस्टर्ड, तो बेटा ये जो भी आज तक सप्लाई कर रहे होंगे वो कमर्शियल इनवॉइसिंग पर कर रहे होंगे विदाउट जीएसटी। ठीक है जी, मान लीजिए इनके पास कोई मिस्टर एक्स आते हैं, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर, तो एबीसी ने इस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर को रेंटिंग करी, अनरजिस्टर्ड था, ठीक है जी, तो यहाँ आरसीएम तो आना ही नहीं है। रेसिपिएंट अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो सप्लाई पर क्या रहता होगा, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज, और एबीसी को पे करना होता, बट क्योंकि एबीसी अनरजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड के अंदर है, तो वो ये पे नहीं करता होगा। अब इस एबीसी के पास जो नया प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आया है वो कौन आया है, ए लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट। और आपसे पूछ रहा हूं कि अब एबीसी जब इस बॉडी कॉर्पोरेट नए कस्टमर को सप्लाई करेगा तो क्या उनकी इस सप्लाई पर आज की डेट में विदाउट एनी डाउट क्या आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? तो आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज एबीसी जो है वो कैसा सप्लायर है, क्या वो 12% के टैक्स इनवॉइस वाला सप्लायर है या वो 12% के टैक्स इनवॉइस वाला सप्लायर नहीं है? तो आपको सिंपली क्या लिखना है, क्योंकि एबीसी जो है वो 12% टैक्स इनवॉइस के साथ काम करने वाला सप्लायर नहीं है, तो आज की डेट में विद द क्लियर लैंग्वेज इस वाले ट्रांजैक्शन पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा और ए लिमिटेड को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। आर यू ओके विद दिस? चलिए जी, सिचुएशन नंबर सेकेंड, एबीसी इज रजिस्टर्ड एज नॉर्मल सप्लायर, उसने रजिस्ट्रेशन अपना कराया हुआ है, और क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो लेट्स सपोज इसके पास मिस्टर एक्स नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर आते हैं, तो उनको जब ये सप्लाई करता है उस सप्लाई पर आरसीएम नहीं होता, एफसीएम होता है।
और एफसीएम होता है, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये उसको 12% का टैक्स इनवॉइस देता है। क्यों? क्योंकि एबीसी ने फुल आईटीसी अवेल करके काम किया है। इसने जिस मॉडल को सिलेक्ट कर रखा है उसमें ये पूरे आईटीसी बुक करता है और अपने कस्टमर को 12% का टैक्स इनवॉइस देता है। अब इनके पास आईसीआई आ गया, विच इज अगेन अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ कंपनी बट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब जब ये इस बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई करेगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्या यहां पर आरसीएम आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज एबीसी इज अ सप्लायर हु इज वर्किंग विद अ मॉडल, कौन सा? जिसमें वो टैक्स इनवॉइस 12% वाला काम कर रहा है, तो यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एबीसी जब आईसीआई को काम करेगा तो इस पर भी वो टैक्स इनवॉइस रेज करेगा और टैक्स इनवॉइस में वो अपने रेंटल चार्जेस प्लस जीएसटी जो होगा वो 12% चार्ज करेगा। एंड एज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अब ये किसी भी तरीके के कस्टमर को डील कर रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट, इसके ऊपर कहीं आरसीएम नहीं आ रहा है। ये अपनी सभी सप्लाई के ऊपर एफसीएम में 12% का जीएसटी पे कर रहा है और फुल आईटीसी लेकर के सेट ऑफ करके फाइनली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एबीसी रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल सप्लायर, इसके पास मिस्टर एक्स नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर आते हैं, क्या यहां पर आरसीएम आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट पर नहीं आता। तो उनको जब ये टैक्स इनवॉइस देता है तो कौन सा देता है? 5% वाला। इसका बिजनेस मॉडल अगर 5% वाला है मतलब ये विदाउट आईटीसी ऑपरेट करने वाला होगा, एक्सेप्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। और अब ये 1 रुपया भी आईटीसी नहीं लेता होगा इन जनरल, और नॉन बॉडी कॉर्पोरेट कस्टमर को इनवॉइस 5% वाला इशू करता होगा। अब इनके पास आ गई एलआईसी विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आप ध्यान दे रहे होंगे, मैं डेलिबरेटली हर जगह कंपनी यूज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि रेसिपिएंट नीड नॉट बी अ कंपनी ओनली, रेसिपिएंट मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब जब इनके पास ये बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन आएगा तो यहां पर आरसीएम विल बिकम एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड इसका बिजनेस मॉडल कौन सा है? ही नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस एट 12%। तो आरसीएम आ जाएगा, और आरसीएम आ जाएगा तो अब एलआईसी जो होगी वो इस पर जो होगा वो 5% की रेट से जो होगा वो जीएसटी पे करेगी। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव बाय एवरीवन। जो क्लैरिटी आई है वो फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में आई है। आर यू ओके विद दिस? रिपीट कर रहा हूं, पहले अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता था तो ही वॉज नॉट पेइंग एनीथिंग, और क्योंकि ही वॉज नॉट पेइंग एनीथिंग तो उस पुरानी एंट्री की लैंग्वेज पर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ रहे थे। नो डाउट सीबीआईसी का यही कहना था आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, पर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज थे। उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज ही अमेंड कर दी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग सप्लायर पेइंग 5%, नाउ दे हैव चेंज द लैंग्वेज सप्लायर नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस ऑफ 12%। तो अनरजिस्टर्ड हो, नॉट इशूइंग इनवॉइस ऑफ 12%, रजिस्टर्ड हो लेकिन बिजनेस मॉडल 5% वाला सेलेक्ट किया है, अगेन नॉट इशूइंग इनवॉइस ऑफ 12%। तो आज की डेट में विद द क्लियर कट लैंग्वेज दोनों ही केसेस में रिवर्स चार्ज जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट को जो होगा वो 5% का जो जीएसटी जो होगा वो रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव बाय ईच ऑफ यू। दिस इज आवर फर्स्ट अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द रिवर्स चार्ज। थैंक यू एवरीवन। चलिए जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एज टू दिस आरसीएम एंट्री and the possible question which may come in the examination. I have already done this question. I expect this question can be asked in the examination. अच्छा, अब ये जो भी आरसीएम की एंट्री है, ये आरसीएम की एंट्री जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो एरिया एग्जामिनर जो होगा वो आपसे पूछेगा, बट आई थिंक कि ये एक प्रैक्टिकल इशू जो है वो अराइज हो सकता है। और वो प्रैक्टिकल इशू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, सिंपल, जस्ट फॉर नॉलेज। आई डोंट एक्सपेक्ट एग्जामिनेशन पूछेगा, बट नॉलेज के लिए बता देता हूं। अब बेटा अगर मैं इसी एग्जांपल में आपसे सिर्फ एक बात ये कह दूं कि ये जो हमारा एबीसी सप्लायर है जिसका काम है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल विद फ्यूल कॉस्ट, ठीक है जी। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये एबीसी सप्लायर जो है ये रजिस्टर्ड है, पर ये रजिस्टर्ड है एज अ कंपोजिशन सप्लायर, ये रजिस्टर्ड है एज अ कंपोजिशन सप्लायर, और इस कंपोजिशन सप्लायर के पास अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट आज की डेट में रेंटिंग की सर्विस लेने आ जाती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट लेट्स सपोज ए लिमिटेड जो है वो रेंटिंग की सर्विस लेने आ जाती है, देन उस सिचुएशन में बेटा कुछ प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है, टेक्निकल इश्यूज कुछ अराइज हो सकते हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले
ABC मैंने क्या बोला, ही इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन सप्लायर। तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम याद होगी, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट में कंपोजिशन स्कीम थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको जरा कंपोजिशन स्कीम को लेकर के भी कुछ बातें क्लियर कर देता हूं, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम में भी फाइनेंस एक्ट 2019 से सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में जो पहले होती थी प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2019, याद करिएगा, कंपोजिशन स्कीम बेसिकली होती थी प्राइमरीली फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स। सर्विसेज वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं होती थी एक्सेप्ट फॉर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। फिर आपको याद होगा सर्विसेज के जो सप्लायर थे उनको सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डिजाइनर एंड सो मेनी सप्लायर जो कि सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई करते थे, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी जी उन्हें भी कंपोजिशन स्कीम मिलनी चाहिए, वो भी सिंप्लीफाइड तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, वो सप्लायर सेक्शन 10 में तो कवर नहीं थे, बट उनके लिए एक पैरेलल स्कीम नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। आपको याद आता होगा, हमने नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स का पढ़ा था, जिसको हमने प्रिजम्पटिव लेवी स्कीम भी बोला था, जिसमें उन्होंने सप्लायर ऑफ सर्विसेज को कवर किया था। उन्होंने कहा था जी वो लोग जो कि सेक्शन 10 में कवर नहीं हो रहे हैं वो इस नोटिफिकेशन में आकर के उसी तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ, फर्क ये होगा कि उनके लिए ये जो स्कीम होगी वो टर्नओवर की जो लिमिट होगी वो 50 लाख को कंसीडर करते हुए चलेगी। आई होप आपको ये याद आ गया होगा। अब बेटा सुनिएगा जरा ध्यान से, वो जो नोटिफिकेशन था 2/2019 जो कि उन लोगों के लिए बना था जो सेक्शन 10 में कवर नहीं हो रहे थे, आज की डेट में उस नोटिफिकेशन को स्क्रैप कर दिया गया है, इन द सेंस कि आज की डेट में वो स्कीम जो उस नोटिफिकेशन से प्रोवाइड की गई थी वो स्कीम सेक्शन 10 में ही इनबिल्ट कर दी गई है। सेक्शन 10 फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंड हो गया है। सेक्शन 10 में 10 सबसेक्शन 1 आपने पढ़ा था, जिसमें सप्लायर ऑफ गुड्स कवर होते थे एंड रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वाले कवर होते थे। अब उन्होंने 10(2)A फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस कर दिया है और उन्होंने बोला है जो भी सप्लायर 10(1) में कवर नहीं होता है, मतलब बेसिकली जो भी सर्विसेज के सप्लायर हैं जो 10(1) में कवर नहीं होते हैं वो 10(2)A में काम कर सकते हैं, वो 10(2)A में काम कर सकते हैं। उन सबको उस नोटिफिकेशन की आज की डेट में जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम स्कीम सेक्शन 10 अमेंड करके 10(2)A के थ्रू जो है वो इनबिल्ट कर दी गई है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और बेटा बाकी सब मैकेनिज्म सेम रखा गया है। ये भी जब सप्लाई करेंगे तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, जिसमें वो जीएसटी अपने रेसिपिएंट को चार्ज नहीं करेंगे, अपनी जेब से भरेंगे, और ये वाले सप्लायर भी विदाउट आईटीसी जो होगा वही काम करेंगे। हाँ, इनके ऊपर कितने % से कंपोजिशन टैक्स की रेट एप्लीकेबल होगी, दैट इज 6%। नोटिफिकेशन भी 6% ही बोलता था और इन्होंने यहां पर भी 6% की रेट ही जो है वो उन्होंने बोली है। ये सब पॉइंट इनफैक्ट मैंने एज अ फुटनोट मेंशन भी करके दिए हैं। पोस्ट अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, सप्लायर ऑफ सर्विसेज who are not entitled to avail composition scheme as per section 10(1) read with 10(2) are now eligible to composition scheme under section 10(2)A and accordingly supplier of renting of passenger vehicle भी आज की डेट में composition avail कर सकते हैं। If scheme is so availed, then as per 10(2)A supplier is liable to pay GST as a special composition tax rate as prescribed, और वो 6% की प्रेस्क्राइब की गई है। ठीक है जी। रूल 7 जो कि कंपोजिशन टैक्स रेट बताता था वो भी अमेंड किया गया है और 10(2)A वालों के लिए 6% की रेट बताई गई है। और बाकी सब पॉइंट इनके लिए भी कॉमन चलेंगे बेटा। इनको भी कोई आईटीसी अवेल नहीं करना है कंपोजिशन स्कीम में। इनको भी जब सप्लाई करनी है तो बिल ऑफ सप्लाई देनी है अपने कस्टमर को, और अपने कस्टमर से ये कभी कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। ये जो भी जीएसटी लायबिलिटी होती है वो अपना सेपरेट अपनी पॉकेट से भरते हैं। ठीक है। अब इशू क्या अराइज होगा, मेरा इशू अब ये अराइज होगा, मान लीजिए ये जो सप्लायर है ABC, ये रजिस्टर्ड है अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये रजिस्टर्ड है अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो अब ये कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है। तो आप मुझे बताओ क्या सेक्शन 10 में कभी भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस इशू करता है? आंसर इज नो, कभी भी इनवॉइस इशू नहीं करता। वो हमेशा क्या इशू करता है? बिल ऑफ सप्लाई। और बिल ऑफ सप्लाई में क्या वो जीएसटी कभी रेसिपिएंट से लेता है? आंसर इज नो, क्योंकि जीएसटी उसे अपनी पॉकेट से पे करना होता है। अब क्वेश्चन एक ये आया कि क्या ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर है अगर इसके पास कोई बॉडी कॉर्पोरेट और रेंटिंग के लिए आई
तो एज पर द अमेंडेड वर्डिंग ऑफ द लैंग्वेज क्या यहां पर भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या यहां पर भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? गिव मी द आंसर। क्या यहां पर भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? तो बेटा अमेंडेड वर्डिंग वाली एंट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या बोला है कि अगर देयर इज अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हु इज नॉट इशूइंग एनी टैक्स इनवॉइस विद 12% जीएसटी, हु इज नॉट इशूइंग एनी टैक्स इनवॉइस विद 12% जीएसटी, तो ये एबीसी रजिस्टर्ड सप्लायर है, कंपोजिशन स्कीम में इज नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस विद 12% जीएसटी, तो ये सप्लायर वाली जो लैंग्वेज है उसको पूरा कर रहा है। रेसिपिएंट जो है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट जो है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो अकॉर्डिंगली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आरसीएम जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम लायबिलिटी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम लायबिलिटी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। नाउ सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच विल अराइज अलोंग विद दिस, ये बॉडी कॉर्पोरेट जब अपनी आरसीएम लायबिलिटी को पे करेगा तो आप मुझे बताएंगे इसका सप्लायर कंपोजिशन सप्लायर था, उसको इस सर्विस पर अगर आरसीएम ना होता तो उसको इस सर्विस पर कितनी रेट से कंपोजिशन टैक्स देना था? 6% की स्पेशल कंपोजिशन रेट से। अगर आरसीएम नहीं होता एबीसी को टैक्स देना पड़ता तो वो क्या देता? 6% की टैक्स रेट से। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्योंकि आरसीएम एप्लीकेबल हो गया तो अब बॉडी कॉर्पोरेट देगा, अब बॉडी कॉर्पोरेट किस रेट से पे करेगा? क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी 6% वाली कंपोजिशन रेट से पे करेगा? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो। आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं, आपके ऊपर रिवर्स चार्ज आया है, आप जीएसटी पे करेंगे, पर आप कंपोजिशन टैक्स रेट थोड़ी ना यूज करेंगे बिकॉज यू आर नॉट कंपोजिशन सप्लायर। कंपोजिशन रेट सिर्फ किसके लिए होती है? कंपोजिशन सप्लायर जब पे करते हैं उसके लिए। बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपोजिशन सप्लायर। आरसीएम की लायबिलिटी वो जो होंगे वो नॉर्मल, आरसीएम की लायबिलिटी वो जो होंगे वो नॉर्मल टैक्स रेट से जो होगा वो पे करेंगे, उनको इस 6% से कोई लेना देना नहीं होगा। सो फॉर एज माय पर्सनल व्यू इज कंसर्न, इनकी जो जीएसटी लायबिलिटी होगी वो 5% की रेट से ही आरसीएम की लायबिलिटी इनकी पे की जाएगी। इनका सप्लायर कौन है? कंपोजिशन सप्लायर, विदाउट आईटीसी ऑपरेट कर रहा है, तो उसके ऊपर भले ही 6% की रेट थी, पर आप आरसीएम की लायबिलिटी जब पे करेंगे तो आप 6% की रेट से नहीं, आप जो नॉर्मल टैक्स रेट आरसीएम का आपके केस में बन रहा है विच इज 5%, उसके हिसाब से जो होगा वो पे करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। अच्छा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एबीसी होगा, क्या एबीसी को भी इस सप्लाई पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? क्या एबीसी को भी सप्लाई पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? यहां पर बेटा डाइवर्जेंट व्यूज है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं एबीसी कंपोजिशन सप्लायर है तो इसको तो अपना जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर पर 6% देना ही पड़ेगा, भले ही उस टर्नओवर में कुछ ऐसी सप्लाई भी है जिस पर आरसीएम है और सामने वाला पे कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं, पर मैं इस व्यू से बिल्कुल एग्री नहीं करता बेटा। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं लेकिन आपकी सप्लाई पर किसी वजह से आरसीएम बन गया है तो उतनी सप्लाई पर क्योंकि सामने वाला जीएसटी पे करेगा तो डेफिनेटली आपके टर्नओवर से वो एक्सक्लूड की जाएगी। जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं कि एबीसी ने मान लीजिए टोटल टर्नओवर 90 लाख का किया, सॉरी टोटल टर्नओवर 40 लाख का किया, जिसमें से उन्होंने 30 लाख का रेंटिंग करी इंडिविजुअल पर्सन को, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, जहां आरसीएम बनता ही नहीं है, एंड 10 लाख की उन्होंने रेंटिंग करी मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट को, ए लिमिटेड को। तो इनका टोटल टर्नओवर इन द स्टेट कितना है? 40 लाख, जिसमें से 30 लाख पर आरसीएम बनता ही नहीं है तो इस पर तो एबीसी 6% का कंपोजिशन टैक्स पे करेगा ही। लेकिन जो 10 लाख का इन्होंने ए लिमिटेड को सप्लाई करी उस पर आरसीएम बन गया, तो उस 10 लाख पर क्योंकि ए लिमिटेड गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रही है तो इस 10 लाख पर एबीसी जो होगा वो कंपोजिशन टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसके टोटल टर्नओवर में से वो टर्नओवर जो इसने बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट के साथ किया है, जिस पर वो बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट पे कर रहे हैं, वो एबीसी के टर्नओवर से बाहर रखा जाएगा और एबीसी अदर टर्नओवर पर ही अपना स्पेशल कंपोजिशन टैक्स जो होगा वो पे करेगा। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। I hope you are clear as to this. बाकी this special illustration was only and only for your knowledge purpose. I don't think examiner आपको इन टेक्निकल पॉइंट पर टेस्ट करेगा बिकॉज इन पर कोई 100% कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं है। दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन विच आई हैव गिवन यू बेस्ड ऑन द लॉजिक।
चलिए जी, थैंक यू एवरीवन।